तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण विचार विमर्श में आप सभी सार्थक बने। और जैसा सर ने कहा कि जब हम किताब को पलटते हैं और उस पर अपने जब दाग छूटते हैं तब जाके हमें वो चीज़ें जीवन पर्यंत याद रहती है। जब तक किताब को पढ़ते हुए उस पे आंसू ना टपके तब तक वो किताब में जो महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जीवन पर्यंत आपको याद रह जाता है। आइए हम बात करते हैं रायपुर साहित्य उत्सव की, जो कि सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि शब्दों, संवेदनाओं और संस्कृति का संगम है। और इस संगम का महत्व आज और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यह उत्सव उस समय हो रहा है जब छत्तीसगढ़ अपने रजत महोत्सव यानी 25 वर्ष पूरा करने के सफ़र पे है। और 25 बरस की कहानी, 25 वर्ष का जो आत्मविश्वास है आज हम सभी के चेहरों पे दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर उत्सव, आप सभी शामिल हो रहे हैं, सबके चेहरों पे जो चमक है वो समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने के बाद जो चमक होती है चेहरे पे, वो बिल्कुल आप सभी के चेहरे पे दिखाई दे रही है। 25 साल पहले छत्तीसगढ़ और आज के छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हम कभी किसी पहचान को ढूंढ रहे थे और आज हमें लोग ढूंढते हैं। जी बिल्कुल। तो आइए इस 25 साल की यात्रा को, इस बदलाव को, इस संस्कृति को और इस साहित्य को हम एक साथ मनाते हैं। और इसी के साथ हम अपने अगले सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं अभिषेक सर को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो आए और अगले सत्र की जानकारी हमें दें। हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आने वाले हैं, जिनका नाम है श्री हरिवंश जी। उपसभापति हैं आप राज्यसभा के, जो कुछ देर पहले हमारे सम्मानीय मुख्य मंच के भी आप अतिथि थे। और आप टीवी पर देखे होंगे साहित्य आज तक, उनके जो संपादक हैं श्री जय प्रकाश पांडे जी, वो दिल्ली से हमारे बीच पहुंच रहे वाले हैं। तो दोनों की महत्वपूर्ण संवाद परिचर्चा बस कुछ ही मिनटों में इस मंच से हम चालू करेंगे। आज छत्तीसगढ़ साहित्य उत्सव का पहला दिन है और उसका ये दूसरा सत्र है। पहले सत्र में आप डिजिटल साहित्य प्रकाशकों की चुनौती की इस महत्वपूर्ण विषय को आपने सुना है। और एक बार सम्मानीय हमारे श्रीमती जी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। श्रीमती स्वाति गुप्ता जी का सम्मान हो रहा है। और एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, जो सम्मानीय अनिरुद्ध नीरव जी, जिसके नाम में पंडाल है, उनके आप सुपुत्री हैं। सम्मानीय स्वर्गीय अनिरुद्ध नीरव जी अंबिकापुर के रहने वाले थे और बहुत ही लोकप्रिय कवि थे, उनकी सुपुत्री हैं। शासकीय सेवा में आप कार्यरत हैं और आप भी कवित्री हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, इस पूरे साहित्य उत्सव में, और एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सम्मानीय श्री हरिवंश जी का, उपसभापति हैं आप राज्यपाल का। हम इस पूरे सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ सूत्रधार के रूप में श्री जय प्रकाश पांडे जी हैं, संपादक हैं साहित्य आज तक के। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आपको अपने स्थान ग्रहण करने का आग्रह करता हूं। दर्शकों से निवेदन है, एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें इस महत्वपूर्ण सत्र का। जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारे सम्मानीय अतिथि बहुत महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हम उनको सुनना चाह रहे हैं। और कार्यक्रम में हमारे बीच सम्मानीय अतिथि के रूप में पहुंचे हैं श्री हरिवंश जी, उपसभापति हैं राज्यसभा की। आप एक बार तालियां दोबारा बजनी चाहिए हमारे सम्मानीय अतिथियों के लिए। और इस पूरे कार्यक्रम के सम्मानीय श्री राजेश श्रीवास सर से मैं आग्रह करूंगा कि सम्मानीय श्री हरिवंश जी का आप राजकीय गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारे सम्मानीय अतिथियों के लिए। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं श्री जय प्रकाश पांडे जी, आप संपादक हैं साहित्य आज तक के। मैं श्री राजेश श्रीवास सर से पुनः अभिनंदन करूंगा कि सम्मानीय श्री जय प्रकाश पांडे सर जी का गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। और ये चर्चा की परंपरा की बिना औपचारिकता के मैं सीधी शुरुआत करूंगा।
मैं सम्माननीय श्री जयप्रकाश पांडे सर आपसे आग्रह करूंगा कि इस पूरे संवाद चर्चा का आप शुरुआत करेंगे। एक बार पुनः जोरदार करताल ध्वनियों से अभिनंदन करें। आज की इस परिचर्चा का हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार। रायपुर साहित्य उत्सव के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं आयोजन समिति और छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रकृति के प्रांगण में साहित्य के उस दीप को न केवल प्रज्वलित करने की कोशिश की है बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से भी देश के तमाम साहित्यकारों को अवगत कराने की कोशिश की है। आज श्री हरिवंश जी से मुझे बातचीत का अवसर प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद। हरिवंश जी हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई के रूप में, और केवल पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में ही नहीं बल्कि संविधान और संवैधानिक मूल्यों और जनता और जन अधिकार से जुड़े प्रश्नों पर लगातार सक्रिय रहे। बतौर संपादक भी उन्होंने प्रभात खबर को न केवल एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया बल्कि जनता की आवाज़ के रूप में स्थापित किया उस अखबार को। आज उद्घाटन सत्र में हरिवंश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर संकेत किया और मुझे लगता है कि आज की चर्चा हम उसी दिशा में करें तो शायद भविष्य के भारत जिसका स्वप्न वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी अगुवाई में तमाम वो बौद्धिक लोग, प्रज्ञावान लोग देख रहे हैं कि जो भविष्य का भारत है, कल का भारत है, जिस 100 वर्ष की कल्पना जिसका उदाहरण दिया था हरिवंश जी ने, चीन का उदाहरण दिया था, वहाँ के विकास की तुलना की थी, तो इन पर हम संवाद करेंगे। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने एक उल्लेख किया कि 2014 के बाद भारत विकास के तमाम पायदान को न केवल बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है बल्कि मिसाल कायम कर रहा है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन साहित्य जगत और लेखन जगत पता नहीं क्यों उससे विमुख है। मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी वजह है या वो कौन से कारक हैं कि हमारा साहित्य जगत जो समाज की एक दौर में मशाल लेके चलता था आज अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है या उपेक्षित कर रहा है या देख के भी देखना नहीं चाहता। बहुत धन्यवाद भाई जयप्रकाश पांडे जी। आपके प्रश्न के संदर्भ में कुछ मैं कहना चाहूँ उसके पहले इस बहुत सुंदर परिवेश में छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उसने प्रगति में, अपने को श्रेष्ठ बनाने में जो भूमिका अदा की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं और जिसका बहुत कुछ उल्लेख हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्घाटन अवसर पर दिया, उसके लिए उनको और छत्तीसगढ़ की सरकार को और प्रकृति के इस परिवेश में बच्चों से लेकर शिक्षकों से लेकर के सभी युवा प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिले, उसके लिए मंच प्रदान करने का अनूठा यह जो आयोजन हुआ उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। दरअसल यह सवाल मेरे मन में लगातार उठता रहा पिछले कुछ वर्षों से जयप्रकाश जी कि दुनिया में हमेशा साहित्य ने मशाल दिखाई है, सिर्फ राजनीति को नहीं बल्कि जो समाज सुधार के क्षेत्र में लोग लगे हैं, जो बदलाव के क्षेत्र में लगे हैं, जो रचनाक्रम में लगे हैं, सबके लिए। पर क्या वजह है कि वह मुल्क जो आर्थिक दृष्टि से जो 2013 में वेंटिलेटर पर था, वह आज मैंने वो सारे प्रगति के पैमाने गिनाए, आज यूपीआई पेमेंट में दुनिया में भारत सिरमौर बनकर रास्ता दिखा रहा है। किस तरह मिनटों में पेमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वो इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया ने भारत में देखा। और आपने ये देखा होगा कि विकसित देशों के लोग भी आकर के मामूली जगह अगर चाय पी
अगर उन्होंने सब्जी खरीदी तो उसका पेमेंट जब वो करते हैं अपने पेमेंट कार्ड से, वो चमत्कृत होते हैं कि जिस भारत को हम साधु सपेरो या अंधविश्वास वाले मुल्क के रूप में देखते थे, वो इस तरह रास्ता दिखा रहा है। वो देश जब दुनिया की सारी विकसित से लेकर के और हमारे पड़ोस की साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाली जो व्यवस्था है, वो लोग कम तेज गति से बढ़ रहे हैं, तब हम सबसे अधिक तेज गति से बढ़ रहे हैं, हम उसका भी जश्न नहीं मनाते। हम आज दुनिया में दूध के सबसे बड़े प्रोड्यूसर, राइस के शायद दूसरे नंबर के प्रोड्यूसर, हमने आज ही मैंने उल्लेख किया कि दावोस जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे मतलब वो प्रमुख मंच है जहां देश आकर अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, वहां पर भारत की उपलब्धि के बारे में बताया जा रहा है। वहां की रिपोर्ट में, देश की रिपोर्ट में नहीं। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में दिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। हमारे यहाँ स्टार्टअप का कल्चर कैसे यूथ ने चलाया, और आज ही की रिपोर्ट मैंने दैनिक भास्कर से कोट किया और कल का 3 उनका रिपोर्ट बताया। ये सिर्फ 2 दिनों का कि भारत कैसे प्रगति कर रहा है और दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, दुनिया की पश्चिमी संस्थाएं कर रही हैं। तो क्या वजह है? यही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या? ये प्रश्न का समाधान जो आज यहाँ रचना कर्मी उपस्थित थे, जो हमारी रचनाओं के माध्यम से निखारते, उनसे मेरा प्रश्न था, उनसे मुझे निश्चित उम्मीद है कि उत्तर मिलेगा और वो इस प्रश्न पर गौर करेंगे। देखिए, आप ऐसे कह के बच नहीं सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके अंदर एक बहुत ही विस्तृत, न केवल सुधी संपादक बल्कि एक जागरूक लेखक भी छिपा है। और अभी आप राज्यसभा और जितने भी संस्मरण हैं आप लगातार लिख रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप इस बदलाव को जो देख रहे हैं, जिसके लिए आपने साहित्यिक समुदाय से आग्रह किया है कि वो अपने विकास की अनदेखी न करे, अन्यथा कहीं न कहीं वह पिछड़ जाएगा। समय से समर शेष है नहीं, पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो आप क्या उसको दर्ज कर रहे हैं और कोई पुस्तक आने वाली है? नहीं, एक तो न पुस्तक आने वाली है, न मैं किसी अभी लेखन काम में लगाऊं जयप्रकाश जी, मैं स्पष्ट करना चाहूं। पर आपने दिनकर जी को कोट करते हुए एक पंक्ति में मेरा सवाल खुद रख दिया, जिन्हें उत्तर देना है उन लोगों से। पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग संभव है राजनीतिक रूप से अलग सोचते हों, अलग उनके विचार हों, लोकतंत्र में होना चाहिए, मैं उसका आदर करूंगा। पर ये सारे जो गीत हैं किसके हैं? उत्सव के। हमारे किसान सबसे अधिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे किसानों को जितनी सुविधा मिल सके सब कुछ बोले, तब तो दुनिया में अधिक उत्पादक बने हैं, तब तो अधिक दूध फल सब्जियां अन्न पैदा कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक स्पेस सेक्टर में जो कर रहे हैं, उनमें कौन है? हमारे आपके घर के बच्चे हैं। आज स्पेस में भारत कैसे इतिहास रच रहा है, दुनिया को बता रहा है कि भारत क्या कर सकता है, अपने सामर्थ्य को अपने काम से बता रहा है, प्रचार करके नहीं। वो वैक्सीन देश ने बना लिया, दुनिया को आश्चर्य था कि भारत वैक्सीन बनाएगा। आपको कथा मालूम है ना, 3 वर्ष पहले भारत ने कभी अपना प्रचार नहीं किया। 3-4 वर्ष पहले दावोस में, इसी दावोस में बड़ी उन दवा कंपनियों के लोग, वो वीडियोस हैं, देख ले लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके सीईओ से जब पत्रकार पूछने लगे कि क्या आप लोग जो दवाएं बना रहे थे, वो बड़ी कंपनियां, उनके सीईओ उसको देशों की सॉवर्जिनिटी इंडेमिनिटी यानी उनकी स्वायत्तता गिरवी रख करके अपनी शर्तों पर देना चाहते थे। भारत भी चुपचाप उनसे बात कर रहा था, जिस तरह की कीमतें रखी गई थी। पर भारत ने चुपचाप कैसे अपनी खुद का टीका खोजा। उसमें बलराम भार्गव जी की किताब का मैंने उल्लेख किया, मेक इन इंडिया। उसमें दर्शाया है किस तरह से देश के अंदर की ताकतें इसके विरोध में लगी थी कि भारत टीका ना बना सके। मैंने ये भी उल्लेख किया कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतें हैं, दवा कंपनी, हथियार कंपनी, वो सबसे अधिक परेशान है। भारत ने कुछ कहा नहीं, भारत ने सिर्फ 14 के बाद आत्मनिर्भरता पर कदम बढ़ा दिए। हम डिफेंस में भी आत्मनिर्भरता पर जाने की तैयारी में लगे, हालांकि वो 10 को लगेगा क्योंकि हम पीछे छूट गए थे। शुरू से हम इंपोर्ट करने पर भी हमने जोर दिया, और उसमें कैसे 48 से ही जीप स्कैंडल से लेकर बोफोर्स तक और पनडुब्बी तक और हेलीकॉप्टर तक कैसे घोटाले पहुंचे, आप सुन रहे होंगे। तो आज ये सब हमने बंद कर दिया।
दवा हम जेनरिक से लेकर बाकी उसमें सबसे क्वालिटी की दवा बनाने वाले लोग हैं। तो वो जो बड़ी कंपनियां हैं जो पीछे काम करती हैं, उनके हित को हमने चोट नहीं पहुंचाया। हम तो अपने, जो गांधी जी कहते थे कि हम अपने पैरों से आत्मनिर्भर बने, वही काम आज हो रहा है। तो उन साधारण किसानों के, उन काम करने वालों को, उन वैज्ञानिकों के, उन प्रतिभाओं को, उन हमारे आपके घर के बच्चे जो स्टार्टअप्स खड़ा कर रहे हैं, जिस पर दुनिया आज रस कर रही है, तीसरे नंबर का स्टार्टअप दुनिया में खड़ा कर दिया हमने 14 के बाद, उन बच्चों का जयगान करना होगा। अगर साहित्य उनको ताकत देना शुरू करे तो वो आज अगर जिस गति से काम करें वो दोगुनी करेंगे। यह देश हित में होगा और साहित्य की यही भूमिका है। मैंने तो सिर्फ याद दिलाया। मेरा प्रश्न यह है हरिवंश जी कि साहित्य जिसको आप कह रहे हैं, बदलते दौर में, चूँकि हम लोग डिजिटल इंडिया के समय में हैं, मुझे लगता है कि युवाओं का जो साथ है वह इस सरकार के साथ है। जितने एक्स पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, लगातार युवा सरकार और सरकारी योजनाओं के पक्ष में लिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं वह दर्ज हो रहा है। अगर केवल प्रिंट माध्यम की बात है तो प्रिंट माध्यम में मैंने ये देखा, पिछले काफ़ी समय से मैं ये देख रहा हूँ, किताबें लगातार मेरे पास आती हैं। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर तो बहुत सारी किताबें आई हैं, 100-200 से अधिक, लेकिन जो विकास की गति है वो कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जिस तरफ आपका इशारा है दर्ज नहीं हो रही हैं, लेकिन युवा उसे कहीं न कहीं दर्ज कर रहा है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे समय में जब एआई पर हम कोई जानकारी हासिल करते हैं या सर्च इंजन पे हम कोई तलाश करते हैं, तो उस समय जब इस सरकार के काम को खोजा जाए, तलाशा जाए, तो आप जितनी बातें कह रहे हैं वह सब कुछ मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा? तो ये साहित्यकारों का पिछड़ापन है या इस नई पीढ़ी तो दर्ज कर रही है कहीं ना कहीं, वो तो अपने माध्यम से सरकार की बात कर रही है, तो उससे आप शिकायत तो नहीं कर सकते? आपने खुद ही मेरी बात कह दी जयप्रकाश जी। जो तेज गति से बदलाव हो रहा है, जो युवा दर्ज कर रहे हैं, समय की उस रफ्तार को अगर साहित्य नहीं आंक और देख पा रहा है, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि साहित्य के बारे में प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य वो मसाल है जो आगे चलती है, उस मसाल को पुनः आगे किया जाए। मेरा यही निवेदन और आग्रह है। दरअसल हम लोग जिस धरती पर हैं वहाँ विनोद कुमार शुक्ल जी के नाम पर एक मंडप भी बना है, और पिछले दिनों अनंत विजय जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, और संयोग की बात है कि जित मुख्यमंत्री को लेकर ट्वीट किया था कि पिछले दिनों कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने किसी साहित्यकार को कंधा दिया था। छत्तीसगढ़ की वह भूमि है। विनोद कुमार शुक्ल जी अपने लेखन में प्रकृति के को उठा रहे थे, और निश्चित रूप से हर सरकार के लिए कहीं न कहीं असहज व्यवस्था स्थापित कर रहे थे। बावजूद उसके प्रधानमंत्री की उनसे बात करना, मुख्यमंत्री की उनसे बात करना, और जो एक विशिष्ट पहलू है सहिष्णुता का, उस पर यह सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन ये जो बौद्धिक तबका है या जो साहित्यकार तबका है, वह क्यों नहीं इसको दर्ज कर रहा है? मेरा प्रश्न ये है, और मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूँ जिससे आप बचना चाहते हैं लगातार। नहीं, मैं कोई बचना नहीं चाहता। आपने सुना माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही अपने भाषण में कहा कि राजनांद गांव में, जहां शायद मुक्तिबोध जी रहते थे, उनके घर को किस तरह म्यूजियम बनाया। फिर आपने खुद ही उल्लेख किया विनोद शुक्ल जी के बारे में, और भी जो यहाँ साहित्यिक प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने के लिए सरकार अपने ढंग से किस किस रूप में, जो भी सरकारें रहे उनका दायित्व है करना, वो कर रहे हैं। लेकिन साहित्यकारों से ये अपेक्षा होती है कि अपने समय की नब्ज पर वो हाथ जरूर रखें। समय का नब्ज ये है कि जो मैंने उल्लेख किया कि दुनिया आज इस टर्म में सोच रही है कि ये दुनिया की जो व्यवस्था बनी हुई थी वो कितनी दिखावटी थी। अगर खुद आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं तो आपका वजूद भविष्य में कैसे चुनौतीपूर्ण होगा। ये कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा, जो दुनिया में सराहा जा रहा है, पर वही काम भारत 14 से कर रहा है। उसको स्वर देने वाले लोगों की कमी हमारे यहाँ क्यों हो गई? हमने ये भी बताया कि जब देश आजाद हुआ तो किस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं, दिनकर जी की कविताएं, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जी की कविताएं, अनेक कवि हैं पर मैं 3 का सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में नाम लिया। उनकी कविताएं
वो मनोबल पैदा करती थी। वो कहती थी कि ये ताकत पैदा करो अपने संकल्प में, कर्म से पैदा करो कि पत्थर से हम पानी निकालें। जब हमने पहली बार 14 के बाद 100 वर्ष बाद मुल्क कहां खड़ा होगा वो सपना देखा, जिसमें 50 वर्ष का विलंब हमारे देश में हमने किया है, जब हमने सपना वो देख लिया तो उसको ताकत देने का काम तो साहित्यकार कर सकते हैं ना, मसाल लेकर। क्यों साहित्य में ये चीजें बंद रही? मेरा सवाल पुनः मैं कहूं कि आज जो यहां उपस्थित साहित्य से जुड़े लोग हैं उनसे ये था, और आपके माध्यम से पुनः मैं रखना चाहता हूं। मैं सिताब दियरा की तरफ आपको ले चलता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस विकास की यात्रा की आप बात कर रहे हैं, और बार बार यह एक प्रश्न उठता है कि डबल इंजन की सरकारों में तरक्की ज़्यादा होती है। आपका बचपन जिस तरह से सिताब दियरा में बीता, जयप्रकाश जी का समय जो आखिरी है और आंदोलन का समय, वर्तमान में 2014 से 2026 में हम बात कर रहे हैं, उन जगहों पे जो आपकी देखी हुई जगह हैं, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा संस्मरण और यात्रा वृतांत लिखते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप संवैधानिक पद पर पहुंच गए हैं तो वो दृष्टि आपकी बदल गई, दृष्टि आपकी वही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बदलाव का तेज़ गति है भारत की, सिताब दियरा से दिल्ली तक की जो यात्रा है, उसमें आप क्या कुछ देख रहे हैं? और अगर आपको दर्ज करना हो तो आप कैसे दर्ज करेंगे? मैं सबसे मतलब मेरे लिए कोई आंकने वाली दृष्टि या तौलने वाली दृष्टि अपने गांव से ही शुरू होती है जयप्रकाश जी। मेरे गांव की स्थिति ये थी, दो नदियों के बीच में गंगा और घाघरा हमारा गांव था। यह दो राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के 3 जिलों में विभाजित है, एक ही गांव। साल के 6 महीने हम पानी में रहा करते थे। बाढ़ आती थी, प्रबल बाढ़, तब न कोई सरकारी मदद होती थी न कोई अपेक्षा। पटना 120 किलोमीटर हमारे यहाँ से 3 दिन जाने में लगते थे। पहले नाव से पार करना, फिर छोटी लाइन की गाड़ी, फिर दूसरी छोटी लाइन की गाड़ी, फिर जहाज से पार करके पटना जाना, जहाँ एक पुल होने से 2 घंटे में आया जा सकता है। न अस्पताल की कोई व्यवस्था थी। लोग, मैंने देखा है और मेरी स्मृति में है कि मामूली बीमारी से रात में कंधे पर लेकर जा रहे हैं और रास्ते में मौत हो गई। मामूली बीमारी से कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी। किरोसिन तेल बाद में आया। एक पौधा होता है रेण का, उसके मतलब तेल से दिए जलते थे, जिसमें हम सब लोगों ने अपना जीवन शुरू किया। बिजली क्या होती है, ट्रेन क्या होती है, ये सब तो बहुत बाद में, मतलब 80 जब निकल गए हम वहाँ से पढ़ने उड़ने के लिए, तब हमने देखा। तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि विकास का पैमाना क्या होगा हमारे लिए, तो वो अंतिम आदमी की बात करते हैं। उसी तरह देश में जो सबसे पिछड़े गांव होंगे, लाखों होंगे, मैं ये नहीं कहता, उनमें से गांव मेरा भी था। पर आज हमारे गांव में कई सड़कें हैं। आज हमारे गांव में जो सब फूस के घर होते थे और गर्मी आते ही आग से जल जाया करते थे, हमें आसमान शरण देता था, उसमें शायद ही कोई कच्चा का मकान अब दिखाई देता हो। एक फसल होती थी और मैंने लोगों को देखा है कि वो खेत खोद करके चूहों को पकड़ना, उससे जीवन चलाना, ये हमने देखा है। गरीबी, वो माहौल था। कहीं बाथरूम नहीं होता था। स्कूल अस्पताल का तो सपना ही छोड़ दें। गांव में एक मामूली छोटा स्कूल था, 2 थे, एक उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, एक बिहार, वहीं से हम लोग पढ़े निकले। आज उस गांव में मैं प्रगति को आंकता हूं तो सबसे पहले वहीं देखता हूं। शायद ही कोई घर हो जो पक्का ना हो, शायद ही कोई घर हो जहां पर बाथरूम ना हो, शायद ही कोई वो हो जहां मोटरसाइकिल से लेकर और गाड़ियां तक पहुंच गई हैं। 100 का नोट जब पहली बार हमने देखा था तो मुझे आज वो स्मृति में रहता है, क्लास 10-11 में जाने के बाद। आज जो गरीबी कहीं है ही नहीं, पर एक बड़ा बदलाव आया, जहां हमारे लेखक भी चुप हैं, पत्रकारिता भी चुप है, और समाज की एक तीसरी धारा होती थी जिसमें विनोबा होते थे, जयप्रकाश होते थे, और हमारे होते थे डॉक्टर लोहिया जैसे भी लोग, दीनदयाल जी जैसे लोग, या वैसी समाज सेवी संस्थाएं होती थी। मैं उसका थोड़ा वर्णन बाद में कर रहा हूं। ये संस्थाएं होती थी जो समाज की ताकत पर उन्हें याद दिलाती थी, कहती थी कि व्यक्ति का भी फर्ज है, हमारी भी कुछ ड्यूटी है। आज अगर वहाँ विकास के काम का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो सबसे समृद्ध आदमी पहले कहता है कि हमें ही दे दो। जब हम बच्चे थे
तब गरीब से गरीब आदमी कहता था मुझसे ज्यादा गरीब है पहले उसको दो तब मुझे देना, ये नैतिक मापदंड था। आज प्रगति के बावजूद तो क्या इसे सरकार किसी कानून से रोक सकती है? यह तो रुक सकता है तभी जब घर घर से विद्रोह हो कि हमारे घर में अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो हम आपके खिलाफ खड़ा करेंगे। यही तो गांधी का साधन से साध्य का सवाल था। आज हमारे मतलब समर्थ लोग जो हैं उनकी जो ये दृष्टि विकसित हो रही है, इस पर कहाँ है वो जो ताकतें गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, दीनदयाल उपाध्याय की थर्ड फोर्स होती थी कि समाज की चेतना जगे, विनोबा की समाज आत्मनिर्भर बने, समाज के अंदर से आवाज आए, वो कहाँ खो गई? एक चीज और मैं जोड़ दे रहा हूं, इजाजत दे। जयप्रकाश जी के जीवन का एक किस्सा है। जयप्रकाश जी पटना में रहते हुए मगध के इलाके में उन्होंने एक अपना सोखोद्वारा में आश्रम बनाया था, नवादा में, ग्रामीण उत्थान के लिए। तो एक बार वो नवादा जा रहे थे, उनके साथ एक जापानी उनके मित्र थे। तो कहा, जेपी आप कह रहे हैं कि इतने लोग आपके यहाँ गरीब हैं, सब कुछ है, लेकिन ये पेड़ के नीचे लोग बैठकर क्या कर रहे थे? तो जेपी ने कहा कि वो ताश खेल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये ताश क्या होता है? सब समझ रहे। तो कहा कि जयप्रकाश जी, ये गांव में इतनी गंदगी दिख रही है, गड्ढे इतने गंदे दिख रहे हैं, ये ताश खेलने के बजाय खुद की सफाई नहीं कर सकते थे? तो समाज हर कुछ के लिए सरकार पर मैसर होता जाए और समाज के अंदर से कोई बात ना उठे, मीडिया में कोई बात ना बने, सामाजिक सुधार में लगे हुए लोग चुप रहें, हमारे जो एनजीओ है वो खामोश हो जाएं व्यक्ति के फर्ज के सवाल पर, तो समाज, साहित्यकार अगर मौन हो जाए, कैसे समाज आगे बढ़ेगा? आपने अभी पत्रकारिता की बात की और नागरिक दायित्वों की बात की। मेरा प्रश्न ये है कि आप लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं और संपादक भी रहे। आपने बहुत सारे रिपोर्टें आपके समय में जो यशस्वी संपादक थे आपकी पत्रिकाओं के, उन्होंने और खुद आप अपनी अगुवाई में जब आपने प्रभात खबर का दायित्व संभाला तो बहुत सारी रचना। वर्तमान समय में पत्रकारिता क्या अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है? क्या वह उसको दर्ज कर रहा है? और अगर वह उस विकास को दर्ज कर रहा है जो वर्तमान में विकास हो रहा है, तो फिर उसे गोदी मीडिया या इस तरह के नाम की चर्चा क्यों करता है समाज, या क्यों ट्रोलर उसके पीछे पड़ते हैं? जब वही काम, विकास का वही पैमाना अगर दर्ज हो रहा है, तो फिर उसे दोषी ठहराने का उपक्रम क्यों हो रहा है? और ये जो नागरिक समाज है जिससे आप, उसके दायित्व का बोध जिसकी तरफ आपका इशारा है बार बार, गांधी जी ने का ये बहुत चर्चित वक्तव्य रहा कि देश की आज़ादी प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन समाज का विकास प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। इसलिए समाज के क्षेत्र में वो अस्पृश्यता, दूसरे जो आंदोलन कर रहे थे, उनका कहना था इस पर पहले काम होना चाहिए, भले ही आज़ादी कुछ दिनों के बाद मिले। ये बहुत चर्चित वक्तव्य है जिस पर बार बार उन पर आलोचना के पात्र भी वो बनाए जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो दो पत्रकारिता अपना दायित्व निभा रही है तो कटघरे में क्यों है? और जो नागरिक है, आम नागरिक, वह अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को समझने की बजाय, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में आपकी जिम्मेदारी है, तो लोग उनको आलोचना क्यों का शिकार क्यों बनाते हैं, जो उनके प्रतिपक्ष के लोग हैं, कि ये हर चीज़ जनता के ऊपर कहते हैं, अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते। आपका क्या मत है? जयप्रकाश जी, पहली चीज, अगर देश में कुछ लोग और कुछ खास तरह से सोचने वाले लोग जिनमें दुनिया की वो बड़ी ताकतें भी है जो भारत को अंदर से मजबूत नहीं देखना चाहती, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बातों को भारत में अपने टर्म में रखते हैं, तो उनके प्रति मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर मैं खुद आज पत्रकार रहता तो क्या करता, ये मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। और मैं कोई आज की पत्रकारिता पर अपने ढंग से जजमेंट नहीं देना चाहूंगा। यह मुल्क आजाद है, हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। ये मुल्क बनाने का दायित्व भी हमारी कंधों पर है, हमारे बाद की पीढ़ियों पर भी। हम अपने समय
के दायित्व को अगर पूरा करते हैं, उसके लिए विदेशी सोच के तहत कुछ लोग इस देश को कमजोर करने के लिए कोई उपाधि हमें दें, हमें उसकी परवाह नहीं। पहली चीज तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा। दूसरा, हमने जितने तथ्य आज आपको गिनाए, भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। ये दुनिया की IMF, वर्ल्ड बैंक, उनकी सारी रिपोर्टों के आधार पे कह रहा हूं, उन इकोनॉमिस्ट और उन मैगजीनों के आधार पे मैंने कहा, मैंने खुद नहीं कहा। तो दिन में भी अगर चीज हमें दिखाई न दे तो उसके लिए मैं क्षमा ही चाहूंगा। पर मैं आज पत्रकार रहता तो क्या करता, इसका मैं आपको बताऊं। मैं जरूर जो कमियां हैं उनको भी उसी शिद्दत से उजागर करता जैसे मैंने कहा। जैसे DBT में पैसे सीधे गांव तक लोगों के हाथ में जा रहे हैं, अगर इसमें कोई व्यवधान कहीं खड़ा करता है तो मैं उसकी साहस के साथ रिपोर्ट करता, और मुझे विश्वास है कोई भी सरकार उसको उसी संवेदनशीलता के साथ लेगी और उसको ठीक करेगी। अब मैं एक दिन हाल में, मैं प्रायः ट्रेन से बहुत यात्रा करता हूं, मैं दिल्ली से धनबाद जा रहा था। मैंने 2 चीजें मार्क की। पहला कि दिल्ली से कलकत्ता के उसमें एक 3rd कॉरिडोर सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए बन रहा है और लगभग बन चुका है। अगली चीज मार्क की कि रेलवे लाइन के दोनों तरफ जगहें घेरी जा रही हैं, रेल अपना मार्क करके घेर रहा है। यह पहले नहीं था। क्यों घेर रहा है? ताकि तेज स्पीड की ट्रेनें अगर चलानी हो कल को तो वो व्यवस्था कर सके, रेल की जमीनों पर अतिक्रमण न हो सके। आपको मालूम है ना, डिफेंस से लेकर रेल की लाखों एकड़ जमीन पर कैसे कब्जा हो गया। तो कब्जा करने वाली ताकतों का अगर कोई गुणगान करता है और कुछ कहता है तो मुझे उससे आपत्ति नहीं, पर मैं पत्रकार रहता तो ये बताता कि ये अनोखे प्रयोग देश भर में चला, देश भर की रेल लाइनों में हो रहा है। देश भर में इस तरह की रेलें अब चलने लगी हैं जो पहले नहीं चलती थी। देश भर में इतने लोग अब हवाई जहाज से भी यात्रा सामान्य करने लगे हैं कि 20 वर्षों में और विस्तार अगर नहीं हुआ तो हमें यह चुनौती पैदा होगी। इसी छत्तीसगढ़ में 2000 में आसपास में शायद एक मेडिकल कॉलेज था। आज 18 या 20 मेडिकल कॉलेज हैं, IIT है, NIT है, एम्स हैं, और दुनिया में जो भी मुल्क टॉप पर है उनको शिक्षण संस्थाएं बनाती हैं। इनोवेशन जहां भी साइंटिफिक हो रहे हैं वो दुनिया में आगे ले जाते हैं। वो सारा परिवेश अगर छत्तीसगढ़ों में भी बनने लगा, छत्तीसगढ़ में भी बनने लगा, झारखंड में भी बनने लगा, उड़ीसा जैसे जो पीछे छूट गए थे राज्य थे उनमें बनने लगा। उड़ीसा बहुत तेजी से प्रगति करता हुआ राज्य है आज। तो मैं किसी विदेश का गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं देश की उन ताकतों का गुणगान कर रहा हूं जो देश की चीजों को बाहर नहीं जाने देना जा रही। जो लोग उत्साह पटनायक कहती हैं कि 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, $45 ट्रिलियन बाहर ले गए, उनकी दृष्टि से देश को देखकर हमें अगर गाली देते हैं तो हमें फक्र होगा ऐसी गाली सुनने पर। नागरिक कर्तव्यों की बात कही आपने। आपने कहा कि जनता को इस बात का उल्लेख करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार या कहीं कुछ गलत देख रही हो तो उसके प्रति जागृत हो, साथ ही जो बड़ा काम हो रहा है उसको दर्ज करे, उसकी तारीफ करे। आपने एक नैतिक अवमूल्यन की बात कही कि एक समय था कि जब गरीब को कोई योजना पहुंचाई जाती थी तो वो कहता है मुझसे ज़्यादा गरीब ये है, इसको दे दीजिए। लेकिन वर्तमान में जो सबल है, जो सक्षम है, वो किसी भी योजना का लाभ स्वयं पहले उठाना चाहता है। आपके इस वक्तव्य पर मुझे विनोबा भावे यहीं मध्य प्रदेश की यात्रा और महाराष्ट्र की सीमा पर थे कि अमेरिकी पत्रकार संभवतः लुई फिशर ने उनसे पूछा था कि आपके यहाँ तो एक लंबी परंपरा रही है कृष्ण राम भगवान के अवतार लेने की, ऐसी क्या वजह है कि हर अवतार आपका फेल हो जाता है और इसके बाद फिर नए भगवान को अवतार लेना पड़ता है? भावे का उत्तर था कि दरअसल हर व्यक्ति के अंदर हमें रामत्व को जगाना पड़ेगा, कृष्णत्व को जगाना पड़ेगा, तब जाके हमें किसी अवतार की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो समाज के जो नायक थे, लोहिया जी का भी नाम लिया आपने, जयप्रकाश जी का भी नाम लिया, गांधी जी की हम लोग बात ही कर रहे हैं, आपने अपने व्याख्यान में पंडित जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, सभी का आपने उल्लेख किया।
आज के राजनेता समाज की उन खामियों की तरफ क्या जागरूक हैं? आप लंबे समय से संसद में राजनेताओं को देख रहे हैं और संसदीय प्रणाली में तमाम तरह के व्यवधान पर आपकी गंभीर चिंताएं बार बार दिखती रही हैं। अभी पिछले दिनों आपने एक आलेख लिखा था जिसमें संसदीय जो कोटा होता है, जिसमें पैसे होते हैं, उस राशि का सही ढंग से उपयोग होगा तो क्या होगा और जो सही ढंग से उपयोग नहीं होगा तो क्या होगा। कई जगहों पे धनराशि ऐसे ही वापस हो जा रही। ये कहाँ पे खामी है? आप क्या देख रहे हैं? जनता की खामी है, नेताओं की खामी है, वो नेतृत्व नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है, किधर? मुझे 2-3 चीज कहने की इजाजत दें। पहला, गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साधन और साध्य की बात की। उसके पहले ये चीजें हमारे उपनिषदों में, हमारे जैन लोगों के साहित्य में, वेदों में, हमारे रामायण और महाभारत में, अगर आप कहने की इजाजत दें तो क्यों मैं अपढ़ गांव में वो नैतिक मापदंड देखता था, वो हमारे रामायण और महाभारत के मूल्य थे जो हमें बताते थे। कामराज, आउटस्टैंडिंग चीफ मिनिस्टर जिन्होंने बुनियाद मजबूत डाली जिस पर आज तमिलनाडु विकसित राज्यों में है, कक्षा 5 पास थे। तो शिक्षा जो पश्चिम की दृष्टि हमने ले ली, सबसे बड़ी गलती वो हुई। और ये गांधी जी और पंडित जी में बड़ा लंबा पत्राचार है। प्यारे लाल का लास्ट पेज पढ़िए। गांधी जी कहते हैं कि विकास का पैमाना क्या हो। हमारे जो देश की परंपरा थी उसके अनुसार गांधी जी चलना चाहते थे। जो पश्चिम की परंपरा हमने विकास का और मानस ले लिया, उससे बहुत विकृतियां पैदा हुई। उससे विकृतियां ये पैदा हुई खास तौर से कि धन की भूख हमारे यहां और अधिक बढ़ गई लोगों में। वो पश्चिम का मानस है जो 50 के बाद ही आने लगा। करप्शन का जिस तरह से प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, 48 में जीप स्कैंडल हुआ था, आजादी के पहले ही। और उसमें कौन लोग इनके नाम आते हैं? वो किताब है दुर्गा दास की, इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। जवाहरलाल जी को किस तरह से राजेंद्र बाबू ने चिताया, उसके लिए पंडित जी कैसे नाराज हुए, उस किताब में दर्ज है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि इसको रोकिए, नहीं तो ये कांग्रेस के कॉफिन में लास्ट नेल होगा। मैं कोट कर रहा हूं अपनी स्मृति के आधार पर। वहां से जो चीजें चलनी शुरू हुई, तो एक गाना आया था 90 में, दिल मांगे मोर, तो वो धन का प्रबल भूख हुआ। अब उसमें हमने तो एक पश्चिम के विकास की भौतिक अवधारणा ले ली, वो सबसे बड़ा था। दूसरा, मैं आपको एक रिमार्केबल बात और बताऊं, वो साधन और साध्य से और भारत के उपनिषद और वेद वगैरह उनसे जुड़ी हुई है। जब इस देश के विकास के लिए पंडित जी ने प्लानिंग कमीशन बनाया, तो उन्होंने विनोबा जी को बुलाया दिल्ली। तो वो बैलगाड़ी से आए, आकर के वहाँ दिल्ली में ठहरे। जब सारा शाम को पंडित जी जाते थे और सारे लोग जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे दस्तावेज लाकर, तो देखने के बाद विनोबा जी ने एक दिन कहा कि ये सब कूड़े में फेंकने लायक है। फिर वहाँ से वो पूरा देश घूमने के लिए निकल गए, नहीं देखा उन्होंने। कहा कि इसी का तो महात्मा गांधी विरोध करते थे कि पश्चिम के रास्ते पर न जाएं। अब उसका महत्व क्या था और कहाँ से बीमारी शुरू हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। कंजम्पशन पर एक किताब है मशहूर अर्थशास्त्री की, पेंगुइन ने छापा है, कंजम्पशन फ्रॉम 1500 से 1900, 400 वर्षों में कहाँ पहुंचा, कैसे हम कंज्यूमर सोसाइटी बन गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उस वक्त गांव का, अब उस वक्त देश का विकास किस रास्ते हो, बड़ा एक डिबेट चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी, न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जब न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही थी, तब उस किताब में दर्ज है, जिस किताब का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, जॉन गैल्ब्रिथ वहाँ पर, जो बाद में भारत के राजदूत बने और बहुत प्रखर इकोनॉमिस्टों में थे, उन दिनों भी हार्वर्ड पढ़ाते थे, वो गैल्ब्रिथ के टीम में थे। उन्होंने डिसेंट नोट दिया कि इस अर्थव्यवस्था यानी न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी, वेस्टर्न डेवलपमेंट का जो कंज्यूमर मॉडल है, मत जाइए इस तरफ, ये दुनिया को तबाह कर देगा, पर्यावरण संकट में डाल देगा। लिखित नोट है वो कोई भारत नहीं जानते थे, वेदों को नहीं पढ़ा था, उपनिषदों को नहीं पढ़ा था, गांधी के इस साधन साध्य के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने सिर्फ अपने गणितीय और भौतिक आधार पे कहा कि ये जो विकास की नींव डाल रहे हैं आप, इसके लिए विज्ञापन करना पड़ेगा, लोगों को सेंसेज को अपील करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदो, ये मॉल्स आएंगे, दुनिया के पेड़ से लेकर कैसे तबाही पर्यावरण का मिलेगा, ये सब नोट में दर्ज है। फिर कहा कि भाई
अगर इतना, अब उसका फाइंडिंग एक है, मैं बताकर बात तो खत्म करता हूं, नहीं तो लंबी चर्चा हो जाएगी। फाइंडिंग ये है कि आज वेस्ट के लोग अगर जितना सामान खरीदते हैं उसका 1/3 खोल ही नहीं पाते और दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। ये हमारे यहाँ उस कल्चर को हम ला चुके हैं भारत में। 14 से बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अपने कल्चर, विरासत भी विकास भी, तो हमने उस रास्ते को छोड़ दिया। अगर आपका समय हो तो एक घटना और सुना दूं। हाँ हाँ, अवश्य सुनाइए, क्योंकि अब बस मैं प्रश्न अगला नहीं पूछ सकता क्योंकि समय मुझे लगता है मालवीय जी से जुड़ा हुआ प्रसंग है। जी। मालवीय जी 80 वर्ष के लगभग उम्र के थे, वृद्ध हो चुके थे। उनका खाना अपने किचन में बनता था। उनका किचन अलग था, घर के जो लोग साथ रहते थे उनका किचन अलग था। एक बार गिरधर मालवीय, उनके ग्रैंडसन, जो बाद में जज भी हुए हाई कोर्ट के, उन्होंने मुझे एक घटना बताई, मैं पढ़ा कहीं और था, कि उनको परीक्षा देने जाना था कमच्छा में सेंट्रल स्कूल में। घर का नाश्ता तैयार नहीं था, मालवीय जी के किचन का नाश्ता तैयार था, पर मालवीय जी ने मना कर दिया कि उसको भूखे जाने दो, एक नया पैसा कुछ हो घर से तो दिलवा दो, उधर नाश्ता कर लेगा। वो लौट कर आए तो भूखे बैठे हुए थे मालवीय जी। मालवीय जी का खाना मालवीय जी के घर से आया, उनका खाना उनके घर से आया। तो पूछा गिरधर मालवीय जी ने कि दादाजी आपने ऐसा क्यों किया? आपके यहाँ नाश्ता था, हम दोनों कर चुके होते और आप भूखे नहीं रहते अभी। उन्होंने कहा कि तुम बड़े हो गए तो समझोगे, स्वधर्म से श्रम से कमाया पैसा ही फलता है। जहां ये मान्यता थी जिस समाज में, वहां घर के लोग कल से खड़े हो जाएं कि हमारे पति, हमारे अन्य लोग अगर भ्रष्टाचार करके आ रहे हैं तो हम घर से बहिष्कार करेंगे। यही तो गांधी ने कहा था, यही तो हमारा सत्याग्रह है। इन्हीं चीजों पर तो साहित्य से लेकर सबको मुखर होना चाहिए। देखिए कैसे भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। क्या यह नागरिक आह्वान नहीं हो सकता? क्या राजनीतिक शक्ति कोई खड़ी होकर इसका आह्वान नहीं कर सकती, जैसे विनोबा अपने समय में करते थे, जैसे जयप्रकाश जी करते थे या अन्य करते थे? मेरा निवेदन इससे कि हम देश की नैतिक ताकत को, जो हमारी विरासत रही है, जो पश्चिम के प्रभाव ने खत्म किया है, उसको भी हम लाएं। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, विरासत भी विकास भी। हरिवंश जी से बातचीत हमेशा बहुत रोचक होती है और वह ऐसे बिंदु पर छूटती है जहाँ से संवाद के नए अवसर मिलते हैं। मेरे पास समय होता तो मैं जो गांधी की सर्वोदय की अवधारणा थी और जो वर्तमान में विकास की गति है उस पर प्रश्न पूछता। मेरे पास समय होता तो जो पूंजी का एक तरफा प्रभाव बढ़ रहा है और साथ ही साथ गांव में जो दूरी बढ़ रही है उस पर बात करता। नगरीकरण और ग्राम स्वराज के बीच जो द्वंद्व है उस पर भी प्रश्न पूछता। ये एक अच्छी बात है कि आपने अपने उत्तर में राजनेताओं को, पत्रकारों को, मीडिया को और मूलतः जनमानस और साहित्यकारों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि सभी अपने अंतर्मन में झांकें, तलाशें और राष्ट्र के हित में जो कुछ हो सकता है जहां भी वो योगदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और भी आगे बढ़कर योगदान करें। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद। नमस्कार जयप्रकाश जी। बाकी बच्चे प्रश्नों का कभी और आपसे हमारे सम्मानीय अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत ही रोचक संवाद और हम सबको आपके माध्यम से बहुत शानदार जानकारी देखने और सुनने को। कृपया अतिथि अपने स्थान में ही रहेंगे। कृपया अतिथियों से आग्रह अपने स्थान में ही रहेंगे। हमारे अब हमको प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं श्री राजेश श्रीवास सर, उप संचालक प्रभारी अधिकारी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप सहयोग से श्री दिवाकर मुक्तिबोध जी हमारे बीच हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके माध्यम से हमारे सम्मानीय अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट होना है। तो मैं सम्मानीय दिवाकर मुक्तिबोध सर आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे बीच जो अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री हरिवंश जी, उप सभापति राज्यसभा, आप उनको प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। सम्मानीय श्री दिवाकर मुक्तिबोध जी। साथ ही साथ हमारे बीच में साहित्य आज तक के संपादक सम्माननीय श्री जयप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हैं। मैं सम्माननीय दिवाकर मुक्तिबोध सर आपसे आग्रह करूंगा कि सम्माननीय श्री जयप्रकाश पांडे जी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। आपकी तालियां गूंजनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण रोचक संवाद और हमारी जिज्ञासाओं की जो परिचर्चा थी, तमाम बातें हमको सीखने और देखने को मिली अनुभव के माध्यम से। आज आप सम्मानित दोनों अतिथि हमारे बीच अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर उपस्थित हुए हैं। इस पूरे छत्तीसगढ़ शासन रायपुर साहित्य उत्सव की ओर से मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
सम्मानीय राजेश। सर धन्यवाद सर। सर हरिवंश सर और पांडे साहब, सर काफ़ी उपयोगी। मैं तो समझ रहा था सर जैसे इस सत्र के लिए सर कोई ऐसा विषय तय नहीं हुआ था, केवल ये था कि संवाद का कार्यक्रम होगा, सर लोग आपस में संवाद करेंगे करके। लेकिन कब इन्होंने सर लोग आपस में चर्चा करके कब इन्होंने विषय तय किया और इस तरह से बहुत रोचक जानकारी हम लोग को सुनने को मिली। बहुत प्रासंगिक बात जो है, पुरानी पुरानी बातें, पत्रकारिता की बातें, राजनीति की बातें, तो ये बड़ा हमारे लिए बहुत सुखद हो रहा सर, है ना सर। पुनः आप लोग को धन्यवाद सर, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का, और साथ ही हमारे जो सूत्रधार थे और साथ ही जितने भी लोगों ने सुना उन सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने सुनकर इस संवाद में आप सभी ने हिस्सा लिया। अब से थोड़ी ही देर बाद हम अपने अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब से कुछ समय पश्चात हम अपने अगले सत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है रायपुर साहित्य उत्सव में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते ही रहेंगे कि ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि विचारों, शब्दों और संवेदनाओं का उत्सव है। और इस उत्सव में आप सभी शामिल हुए, और इसका आप सभी का एक बार तहे दिल से अभिनंदन है, धन्यवाद है कि आप सभी इस बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक कार्यक्रम में आप सभी शामिल हो रहे हैं। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, रजत महोत्सव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस बहुत ही अच्छे समय में ये सारी चीज़ें हो रही है, और हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगले सत्र की तरफ बस कुछ ही समय पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले सत्र में परिचर्चा का विषय है स्मृति शेष स्वर्गीय श्री विनोद कुमार शुक्ल साहित्य की खिड़कियाँ। और इसमें हमारे जितने भी अतिथि हैं, हमारे सूत्रधार हैं, उस अब से थोड़ी देर बाद हमारे बीच उपस्थित होंगे, हमारे साथ बनेंगे। तब तक के लिए हम आज के जो ये उत्सव है उसका आनंद उठाएंगे, और साथ ही साथ हम सभी सारे मंडपों का, आप सभी ने देख लिया सारे मंडपों का? ओके, तो आप सभी को मंडप के बारे में एक बार मैं फिर से बता दूं कि इस वर्ष उत्सव में 120 से अधिक साहित्यकार और 42 साहित्यिक सत्र सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और समकालीन विषयों पर सोच, संवाद और विमर्श का अनोखा अवसर लेकर आए हैं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि उत्सव के दौरान 4 विशेष मंच छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों को समर्पित है। विनोद कुमार शुक्ल रायपुर, लाला जगदलपुरी मंडप रायगढ़, श्याम चतुर्वेदी मंडप बिलासपुर और अनिरुद्ध नीरव अंबिकापुर मंडप। और अभी हम जिस मंडप पे बैठे हैं वो है अनिरुद्ध नीरव मंडप। और इनका, इस साहित्यकार का जो योगदान है वो हिंदी भाषा के उन्नति के लिए रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले हमने उनकी सुपुत्री स्वाति गुप्ता मैम को हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अनिरुद्ध सर के विचार थे और किस तरीके से उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर अपना सहयोग दिया है। तो अब थोड़ी देर बाद हम अपने अगले सत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे, और मैं चाहूँगी कि अभिषेक सर अब अगले सत्र के बारे में हम सभी बताएं। पहले तो आप सबका पुनः अभिनंदन है। रायपुर साहित्य उत्सव का आज पहला दिन है, और अनिरुद्ध नीरव सर के इस पंडाल पर आप तीसरे सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे सम्मानीय आमंत्रित अतिथि की परिचर्चा, संवाद और तमाम आपके मन में जो जिज्ञासा है, अनभिज्ञता है, वो आप सब के दिमागों में भर रहा है कि हमारे अतिथि, हमारे वक्ता ऐसे तमाम रोचक प्रसंग, कथा, कहानी, संवाद आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने मन स्थिति की बातें आप सबके सामने रख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सबको बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिल रहा है। अगले जो परिचर्चा सत्र है, स्मृति से स्वर्गीय श्री विनोद कुमार शुक्ल साहित्य की खिड़की, जिसके सम्मानीय अतिथि डॉक्टर श्री सुनील त्रिवेदी जी, श्री आकांक्षा पारे जी जो दिल्ली से हमारे बीच हैं, श्री सौरभ शर्मा जी, श्री अनुभव शर्मा जी, और इस पूरे परिचर्चा के जो सूत्रधार हैं श्री नीलम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। और इस पूरे परिचर्चा में हम जानेंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि स्वर्गीय श्री विनोद कुमार शुक्ल जी लिख कर क्या गए हैं। हम सबको उनके नाम में गौरव महसूस होता है